Assam class. Today we discuss 10th chapter of theories of personality. Uh, this chapter belongs to existential psychology that given by May. Rollo May, he is an American psychologist. Rollo May, also called the father of American existential psychology, he brought back human issues like meaninglessness, anxiety, guilt, freedom, death, and choice that person feel in daily life. Introduction May, he believes human beings are not just victims of biology और environment. इसका जो थ्योरी ऑफ पर्सपेक्टिव था, इसने कहा था जो इंसान होता है ना, वो सिर्फ माशरती मतलब बायोलॉजिकल या इनबोर्न या इन्वायरमेंटल एक विक्टिम नहीं होता, बल्कि ये चूज़ कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपनी मीनिंग्स को खुद क्रिएट कर सकता है कि इसको पैदा क्यों किया गया था. इसका कंपैरिजन अगर हम दूसरे फिलोसफर से करें, जैसे फ्राइड ने कहा था कि जो हमारी ड्राइव्स होती हैं बायोलॉजिकल्स होती हैं, जो ज़्यादा सेक्स और एग्रेशन पे होते हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था. उसने सिर्फ मीनिंग ऑफ लाइफ के बारे में बताया था. इसी तरह स्किनर ने फ्री विल के बारे में बात की, स्किनर ने अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के बारे में बात की थी, जबकि मैंने जो बात की थी वो फ्री विल पे बात की थी. इसी तरह जो रॉजर है, इसने हमें डेथ सेंट्रल लाइफ और ट्रेजिडी के बारे में बताया था, और जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है. कार्ल रोजर की जो थ्योरी है इसी चीज़ के ऊपर है, जिसमें इसने क्लाइंट सेंटर थ्योरी भी दी थी, और जबकि मैं की जो थ्योरी है वो सिर्फ ग्रोथ पे डिपेंड करती है. उसके बाद इसकी फेमस बुक्स देख लेते हैं जो हमें मैंने दी थी. मैं की जो फेमस बुक है वो एंजाइटी मीनिंग ऑफ एंजाइटी है, जो 1950s में इसने दी थी. लव एंड विल 1969 में दी थी. द करेज टू क्रिएट 1975 में इसने ये बुक्स दी थी. Important outline that there are some outlines that we discuss in this chapter are existential psychology, overview of existential psychology, anxiety and guilt. First, we discussed existential psychology. Rollo May existential psychology focus on human questions and meanings in an abused and temporary existence. May, acting as a bridge between European existential philosophy and American psychology, emphasized that humans are both objects manipulated by fate and subject agents with freedom. जो रोलो में था, इसने जो एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था, इसने ह्यूमन लाइफ के बारे में क्वेश्चंस किए थे कि वो सिर्फ बायोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल विक्टिम नहीं है, बल्कि उसकी मर्ज़ी है कि वो किस तरह अपनी लाइफ को गुजार सकता है. जो इसके में की जो एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, वो फिलासफी जो थी वो अमेरिकन साइकोलॉजी और यूरोपियन जो फिलासफी थी उसके दरमियान में एक ब्रिज था, जो सिर्फ ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स की तरफ जो है एम्फसाइज करता था, जैसे उनके फेथ को और उनके सब्जेक्ट को, फ्रीडम के ऊपर. और इसके अलावा अगर हम एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का ओवरव्यू देख लेते हैं, इसको ना जो सबसे पहले जो एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में का कंसेप्ट था वो बीइंग इन द वर्ल्ड, जैसे डाइसन का कंसेप्ट था, डिसन का सॉरी इसने कहा था ये डिसन का मतलब क्या होता है, टू एग्जिस्ट देयर, टू बीइंग इन द वर्ल्ड, कि आप इधर इस दुनिया में रह रहे हो, आप इस दुनिया में आपका मकसद क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी यूनिफाइड स्टेट ऑफ पर्सन को और एंड देयर इन्वायरमेंट, कि वो पर्सन उस स्टेट में रह किस तरह आ रहा है और उसके उस इन्वायरमेंट में वो एग्जिस्ट किस तरह कर रहा है. ये कॉन्सेप्ट था बीइंग इन द वर्ल्ड इंट्रोडक्शन का. और इसके अलावा डिसन कॉन्सेप्ट इसने जो एक्जिस्टेंट साइकोलॉजी में इसने बताया था, इसने कहा था द पर्सन एंड देयर इन्वायरमेंट एज ए सिंगल यूनिटी, यानी कि जो पर्सन और इन्वायरमेंट वो एक सिंगल यूनिटी है, मतलब वो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है, बल्कि एक सिंगल प्रोस्पेक्ट है जो हमें बताया गया है. उसके अलावा इसने 3 हमें एक और कंसेप्ट दिए थे बीइंग इन द डाइसन के. सबसे पहले है वर्ल्ड का मतलब होता है नेचुरल वर्ल्ड, जैसे जो हमारे बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो होता है. और उसके बाद हमारे पास है मिंट वर्ल्ड का मतलब होता है द सोशल वर्ल्ड, जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारी सोसाइटी बिल्डिंग कम्युनिटी, वो सारा मिंट वर्ल्ड में आता है. उसके बाद हमारे पास है ईजन वर्ल्ड, इसको में होता है पर्सनल वर्ल्ड, जो हमारा इंटरनल जो हमारे इनर थॉट प्रोसेस होते हैं, हमारा अपनी सेल्फ के साथ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारी इनर सेल्फ के साथ हमारा जो ताल्लुक होता है वो इसमें आता है. उसके बाद हम आते हैं हमारे पास फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनेट आइडियाज़ थे फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ह्यूमन्स के, वो इसने मैंने इस तरह बताया था कि ह्यूमन्स में इनेट फ्रीडम टू चूज़ देयर पाथ, बट दिस फ्रीडम ब्रिंग्स इमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसिस्टेंटली एंजाइटी, मतलब ये जो है हमें इनर थॉट्स प्रोसेस तो देते हैं, हमें फ्रीडम तो देते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, बट एट द सेम टाइम इट गिव्स अस एंजाइटी एंड एंजाइटी रिलेटेड. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नथिंग बीइंग, द अवेयरनेस दैट वन एग्जिस्टेंस कैन डिस्ट्रॉयड, कि हमारी जो जिससे हम अवेयरनेस हासिल कर रहे हैं, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी. हमारे ना ही डेथ का थ्रेड होगा, ना ही हमें मतलब नथिंगलेसनेस का होगा. जो बेसिक कंसेप्ट था एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का, एक ये भी है कि हर चीज़ को एक ना एक दिन तबाह हो जाना है और हमारी सेल्फ नहीं बचेगी उस जब हम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे.
उसके बाद एंजाइटी इन एग्जिस्टेंस साइकोलॉजी जो मेन है एंजाइटी का कंसेप्ट दिया था, इसने कहा था द सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ इंडिविजुअल्स बिकम अवेयर दैट हिज और हर एग्जिस्टेंस कैन बी डिस्ट्रॉयड दैट ही कैन बिकम नथिंग। कि इसकी जो एक सब्जेक्टिव स्टेट इसने दी थी कि ना कि हर इंसान इस चीज़ से अवेयर है कि हमारी जो हमें एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है और कुछ भी नहीं बचेगा हमारी एग्जिस्टेंस। इसके ने जो हमें टाइप ऑफ एंजाइटी दी थी, इसने ऑन्टोलॉजिकल नेचर पे दी थी। इसने कहा था एंजाइटी स्टेम्स फ्रॉम द अवेयरनेस ऑफ फ्रीडम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द थ्रेट ऑफ नथिंग बीइंग। के डेथ एंजाइटी जो होती है ना, वो एक इंसान को तब होती है जब उसे अपनी फ्रीडम के बारे में पता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, और उसे ख़त्म हो जाने का डर हो, तब उनसे एंजाइटी फील होती है। एंजाइटी की दो टाइप्स हैं, नॉर्मल और न्यूरोटिक। नॉर्मल एंजाइटी कहते हैं कंस्ट्रक्टिव और प्रोपोगेटिव रिस्पॉन्स टू चैलेंज, कि जो हमारी पॉजिटिव सेंस ऑफ रिस्पॉन्स है किसी भी एक्शन के खिलाफ, जो हमें मोटिवेट करता है, उसको हम नॉर्मल एंजाइटी कहते हैं। जबकि जो न्यूरोटिक और एंजाइटी होती है वो डिसप्रोपोगेट करती है हमें। इसके अंदर डिप्रेशन शामिल होता है, रिजिड होता है, डॉग्मेस्टिक वैल्यूज़ होती हैं, मतलब वो वैल्यूज़ जो हमें डीमोटिवेट करती हैं, उसको हम न्यूरोटिक एंजाइटी में काउंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास की पॉइंट्स हैं एंजाइटी के। एंजाइटी अगर हम नॉर्मल, यू कैन नॉट एलिमिनेट नॉर्मल एंजाइटी कहते हैं, हम अगर नॉर्मल एंजाइटी को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको कोशिश कर सकते हैं हम न्यूरोसिस से बचने के लिए। उसके अलावा जो हेल्थी रिस्पॉन्स होता है वो हमेशा कोई ना कोई एंजाइटी फेस करता है, और वो एज अ फ्यूल काम करता है फॉर ग्रोथ। और इसका जैसे हम अगर स्टेज फाइट है, जैसे हम कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उससे हमें सब प्रेजेंटेशन देने से डर लगता है, लेकिन हम उसको बेहतर बनाते हैं, अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे अगर काम कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम उस फियर से बच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है गिल्ट, जो रोलोमे ने हमें गिल्ट का कंसेप्ट दिया था। गिल्ट, इसने कहा था गिल्ट इज़ नॉट जस्ट आ फीलिंग ऑफ डूइंग रॉन्ग। ये सिर्फ हमारी एक फीलिंग ऑफ डूइंग रॉन्ग नहीं है, बल्कि इट इज़ द अवेयरनेस ऑफ गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड व्हाट वी कुड बी। कि हम ये ना, हमारे पास एक अवेयरनेस गैप है कि हम क्या हैं और क्या बन गए हैं उसके दरमियान। तो इंसान जब ये चीज़ें पहचान लेता है तभी उसको गिल्ट महसूस होती है। गिल्ट की रोलोमे ने 3 टाइप्स दी थी। इसने कहा था गिल्ट जो होता है बट गिल्ट भी है हमारे पास जो इन्वायरमेंटल या नेचुरल होता है, जो हमें नेचुरल सिचुएशन, जैसे हमें किसी से दूर जाने की वजह से या नेचर के ख़त्म हो जाने की वजह से जो बायोलॉजिकल ड्राइव्स होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मिड-वेल्ट गिल्ट है। ये सोशल वर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने पहले पढ़ा था, इसके लिए इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर एक्यूरेटली, कि इस गिल्ट के अंदर ना हम दूसरों को अच्छी तरह समझ नहीं पाती। अगर हम जब उनको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते तो हम उनको अगर पेन वो हर्ट करते हैं तो हमें पता नहीं चलता। तो ये हमारा सोशल गिल्ट होता है, मतलब हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहती, लेकिन वो हम किसी को जब समझ नहीं पाते, उनको उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते सही तरह, तो उससे क्या होता है कि हम उसको हर्ट कर देते हैं। जैसे आई मिस अंडरस्टूड माई फ्रेंड पेन एंड हर्ट देम, कि हम उसको समझ नहीं पाते और उसको हर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ईगन विल्ट। ये गिल्ट है जो हमारी इनर सेल्फ वर्ड, जो हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा, जो इनर सेल्फ जो हमारी अपनी इनर कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग होती है, उसको कहते हैं। अच्छा, ये गिल्ट किस तरह होते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन लिविंग अप टू आवर पोटेंशियल, कि हम सिर्फ अपने मतलब उस पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। अगर हम इसकी वजह से एक नुकसान ये होता है कि हम अपने टैलेंट जो हमारे अंदर इनर कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हम किसी को दिखा नहीं पाते थे। आई एम स्मार्ट बट आई हैव नेवर ट्राइड फॉर अ बेटर करियर, कि मतलब मैं मतलब उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं अपने आप को प्रूव करने की, लेकिन वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते गिल्ट की वजह से, कि कभी हम गलत ना करते। नेक्स्ट हमारे पास है की पॉइंट्स ऑन गिल्ट। इसके अंदर ये है कि दिस इज़ नॉट न्यूरोटिक गिल्ट, आई एम अ बैड पर्सन। मतलब ये न्यूरोटिक गिल्ट में नहीं आता कि इंसान अपने आप को बैड पर्सन फील करे। मतलब गिल्ट ये नहीं होती कि वो एक एक्सट्रीम पे चली जाती है। मतलब कुछ इंसान की गलत चीज़ें वो कर जाता है माजी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करे। उसके बाद हमारे पास है इट इज़ कंस्ट्रक्टिव। ये बाज़ों का गिल्ट फील करना कंस्ट्रक्टिव भी होता है, इंसान को मोटिवेट भी करता है कि नेक्स्ट टाइम वो उस चीज़ को अवॉइड करे और अच्छी चीज़ की तरफ जाए। इट पॉइंट्स टुवर्ड ग्रोथ, मतलब ये ग्रोथ की तरफ भी इंसान को ले जाता है। अच्छा, सोल्यूशन क्या होता है गिल्ट का? एक्सेप्ट द गिल्ट, कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम गिल्ट को एक्सेप्ट करें और उसको डिफरेंटली यूज़ करें फ्यूचर में। ये था हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।